नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जेके एसएसबी की तरफ से नोटिस निकाला गया है एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड किसके एडमिट कार्ड के लिए? अकाउंट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है जो कंडक्ट होने वाला है 28 ऑफ जनवरी 2024 को। तो उसके एडमिट कार्ड जो है वो अवेलेबल होंगे जेके एसएसबी की वेबसाइट पे www.jkssb.nic.in और वो होंगे 22 जनवरी से आप जो है एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर सकते हैं। अब कुछ यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में आपको मे बी दिक्कत आए तो इम्पोर्टेंट है कि आप ईमेल और मोबाइल ईमेल आईडी प्लस डेट ऑफ बर्थ से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है इन केस ऑफ डिफिकल्टी तो जेकेएसएसबी ने क्लियरली लिखा है कि हमारा जो जेकेएसएसबी हेल्प डेस्क नंबर ये क्लियरली लिखा है जम्मू और श्रीनगर के लिए ये ओपन रहेगा, एक्टिव रहेगा 22 तारीख से लेके 28 तक। तो ऑफिस और के टाइम में आप कॉल करके अगर आपको डिफिकल्टी आती है डाउनलोड करने करने में तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है ये एक चीज, क्योंकि हो सकता है कुछ एस्पिरेंट के क्या है डाउनलोड ना हो एडमिट कार्ड। ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने हेल्प डेस्क नंबर प्रोवाइड किया जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। दूसरी बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग आपको जैसे कि पता है 0.25 है नेगेटिव मार्किंग, तो वो भी ध्यान रखना है। बाकी जो स्टेप दिए गए हैं डाउनलोड कैसे एडमिट कार्ड करना है वो आपकी स्क्रीन पे है कि जेकेएसएसबी की वेबसाइट खोलनी है, वहां पे ई एडमिट कार्ड पे करना है, फिर लॉगिन करना है, ईमेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ निकालना है और यूजर नेम विल बी योर ईमेल आईडी और पासवर्ड विल बी योर डीओबी। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको वहां पे यूजर नेम आएगा तो अपनी ईमेल डालनी है, पासवर्ड मांगेगा तो आपकी डेट ऑफ बर्थ और कैसे डालनी है डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में डाल के आप वहां पे कर सकते हैं। साथ में बाद में जाके प्रिंट एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो नोटिस आया है इसके रिलेटेड साथ में डिस्कस करते हैं कि लास्ट 9 डेज बच चुके हैं और इसमें आपका मेन फोकस जो है वो क्या रहना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपका जीके विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर है, तो अभी रिसेंट के एग्जाम में कुछ ट्रेंड देखा गया है तो वो इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपने क्या करना है पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन में इंडिया का पूरा मैप, उसके मैप के अकॉर्डिंग देखना है कि भाई कौन कौन सी स्टेट जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास कर रहा है, कौन कौन सी स्टेट किसके बॉर्डर कर रही है, जैसे नेपाल किसके साथ किस स्टेट के साथ टच कर रहा है या बांग्लादेश किसके साथ कर रहा है वो देखना है। जैसे अंडोमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह जो है ये कौन कौन सी लाइन पे आते हैं, ये सारा पॉलिटिकल मैप जो है वो देखना है। फिजिकल में आपने देखना है रिवर्स रिवर्स इन इंडिया, लेक्स इन इंडिया प्लस रिवर्स इंडिया में एक तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र गोदावरी और कृष्णा इनके ट्रिब्यूटरी वगैरह सारी देख लेनी है। और जे एंड के में से आपका इंदस रिवर के बारे में थोड़ा सा देख लेना है और झेलम रिवर के बारे में वुलर लेक जे एंड के का सारी रिवर्स देखनी है। लेक्स पढ़ लेनी है आपने, जो इंपॉर्टेंट लेक्स लेक्स हैं वो भी एग्जामिनर कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी के पिछले एग्जाम में देखा गया है तो वो पढ़ लेनी है। माउंटेन्स और ग्लेशियर्स और स्पेसिफिक में बोलूं कि जे एंड के और लद्दाख अलग हो चुका है तो ये आपके माइंड में क्लियरली होना चाहिए कि पॉलिटिकल मैप में जब भी कोई चीज लद्दाख के रिलेटेड पूछ रही है या जे एंड के रिलेटेड पूछ रहे हैं तो स्पेसिफिक आपको वो क्लियरली दिमाग में रखना है कि जे एंड के और लद्दाख यूटी अलग अलग हो चुकी है, उसी तरह से आप आंसर दे दीजिएगा। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ही पढ़नी है, आपने एंशिएंट और मेडिवल का कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्लियरली लिखा है मूवमेंट, तो मूवमेंट पढ़ के जाना है। लास्ट टाइम में ये बता रहा हूँ मैं। कल्चर में आप एक तो म्यूजिक पढ़ लीजिए, ठीक है, और क्लासिकल डांस पढ़ लीजिए। ठीक है, और हेरिटेज में आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट देख लीजिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है, इतना करना है, कहानी खत्म। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में नेशनल हाईवे के बारे में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल हाईवे 44 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर पे 27 नेशनल हाईवे आता है। इसी तरह बाकी नेशनल हाईवे एक बार आपने गूगल करना है कि नेशनल हाईवे, वहां पे मैप देख के उसी तरीके से आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देनी है। वही पार्ट है डेमोग्राफी सेंसस में आपको क्लियरली जैसे डेमोग्राफी सेंसस पूछ सकते हैं कि आपका ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको, हो सकता है कि इसमें से भी जो मैं बातें बोल रहा हूँ कुछ डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए आपको। तो डेमोग्राफी सेंसस तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आता है। ठीक है, सेंसस होता है और लास्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वो हुआ था 2011 में। ठीक है, उस टाइम में अगर मेन बोले लिटरेसी रेट तो हमारा इंडिया का जो लिटरेसी रेट वो है 74.4। अगर सबसे पॉपुलेशन स्टेट मोस्ट पॉपुलर स्टेट है तो वो यूपी है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखिए 2011 सेंसस के रिलेटेड तो आपका सेक्स रेशियो जो है वो हमारे पास 940 है। ठीक है, और बाकी इसकी जो डिटेल है हिस्ट्री में जाके देखें तो कब स्टार्ट हुआ इंडिया का तो वो इंपॉर्टेंट है देखना। ठीक है, तो वो एक बार आपने देख लेना कि कब स्टार्ट हुआ है, 80-81 में हुआ जहाँ जो भी चीजें हुई हैं, लॉर्ड मायो के टाइम में स्टार्ट हुआ था, वो चीजें आपने हिस्ट्री में थोड़ी सी देखनी है। साथ में एक चीज और देखनी है डेमो सेंसस में कि एक ट्रेंड जो हुआ था 1921 के टाइम में कि पॉपुलेशन कब ज्यादा हुई थी और कम कब हुई थी, वो एक आपने देख लेनी है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं इसमें। ठीक है,
आगे मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स, तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिवर्स एंड लेक्स में से क्या चीजें पढ़नी है और इंपॉर्टेंट है। रिवर्स एंड लेक्स में से रिवर की बात करूँ मैं, तो अगर पूरे इंडिया की बात करें, जे&के की तो चलो पढ़नी है, वो तो आपको पता ही है। एक तो आपने गंगा देखनी है, ठीक है, गंगा की ट्रिब्यूटरी देखनी है, और एक यमुना जो है, यमुना की खुद की भी ट्रिब्यूटरी देखनी है, वो इंपॉर्टेंट है। यमुना, गंगा और एक ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है, तो वो भी देखना है कि सॉरी, इधर से इधर बांग्लादेश में, ठीक है। तो ये एक गंगा पढ़नी है, एक आपने यमुना पढ़नी, यमुना की ट्रिब्यूटरी देखनी है, ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है और ब्रह्मपुत्र का नाम यहाँ पे तिब्बत में क्या है, ठीक है, तिब्बत अंडर चाइना, तो वो देखना आपने। एक तो इंदस की रिवर की ट्रिब्यूटरी सारी देख लेनी है, इंदस कहाँ से निकल रही है, क्या है। बाकी फर्दर जो है इंदस की ट्रिब्यूटरी, जैसे आपकी झेलम आ गई, चिनाब आ गया, रावी आ गया, वो सारी चीजें तो देखनी है। बट ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अलावा आपने देखनी है नर्मदा रिवर जो है, वो फ्लो कहाँ कर रही है, ईस्ट ईस्ट फ्लोइंग और वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है। इसके अलावा गोदावरी के बारे में थोड़ा देख लेना है, कृष्णा के बारे में देख लेना है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, वो कृष्णा के बारे में रिवर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये वाली इंपॉर्टेंट लेक्स रिवर्स हैं। लेक्स में आप बात करें तो लेक्स में इंपॉर्टेंट लेक्स आपने जो पढ़ी है वही पढ़ लीजिएगा, लेकिन ठीक है, जे एंड के का थोड़ा सा ध्यान देना आपने कि जे एंड के में कौन कौन सी है रिवर्स और लेक्स, क्योंकि स्पेसिफिक अगर बोले तो यहाँ पे आपका ज्योग्राफी में यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिवर्स और लेक्स, तो इसलिए जे एंड के पे भी फोकस करना है कि जे एंड के की रिवर और लेक्स कौन सी है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको जे एंड के स्पेसिफिक पूछे जाएंगे, बाकी वाले इधर से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 30 मार्क्स है, तो 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके कम से कम 4-5 क्वेश्चन जे एंड के स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं। बाकी पोर्शन तो ये आ जाएगा ना, कम से कम 1-2 क्वेश्चन इधर से और 1-2 क्वेश्चन इधर से, 1-2 क्वेश्चन इधर से, 1-2 क्वेश्चन इधर से, 1-2 क्वेश्चन इधर से, इस तरह से 1-2 क्वेश्चन इधर से, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखना है कि पूरा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है नहीं। हो सकता है किसी कंपोनेंट से 3 क्वेश्चन आ जाए, बट जे एंड के से आपका हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से कोई इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेक्शन एक न्यूज में रहता है, तो वो एक देख लेना आपने, और साथ में महाराजा गुलाब सिंह और हरि सिंह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री में वो पर्सपेक्टिव देखना इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक मैंने पीडीएफ, एक मैंने टेलीग्राम पे वो शेयर किया है जे एंड के रिलेटेड, तो एक बार वो देख के जाएं टेलीग्राम पे, टारगेट जेके एग्जाम्स, वहां पे स्पेसिफिक मैंने इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जे एंड के में जैसे रजौरी के बारे में क्या फेमस है, रियासी के बारे में क्या फेमस फेमस है, ठीक है। और जैसे अभी वेदर क्लाइमेट, एक चीज और बोलूं मैं, क्लाइमेट में एक कॉपन क्लासिफिकेशन पढ़ के जाना आपने। कॉपन क्लासिफिकेशन में जैसे जे एंड के रीजन जो है, वो जे एंड के रीजन किस में आता है, टुंड्रा रीजन में आता है। तो ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया, स्टॉक असिस्टेंट में, तो स्पेसिफिक पूछा गया है, तो आपको ये थोड़ा सा अपडेट रहना है कि क्या चीजें पूछी गई हैं। क्रॉप्स में आगे एक रॉबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स पढ़ के जाना है। दूसरी बात ये है प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है और कैश क्रॉप कौन सी है, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप्स और कैश क्रॉप, ये अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ था स्टॉक असिस्टेंट, उसमें पूछा गया था, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आप उस तरीके से पढ़ जाए, ठीक है, पढ़ के जाए। क्लाइमेट में एक इंडियन मानसून के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। इंडियन मानसून में आपका साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून जो है, उसमें बारिश सबसे ज्यादा किस स्टेट में होती है और कब ये होता है। और एक मेडिटेरियन जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होती हैं वो डिस्टर्बेंस होती है, वो मेडिटेरियन सी से आती हैं। तो ये ओवरऑल जे एंड के का जेके जीके विद रिस्पेक्ट टू जे एंड के, तो ये किस तरीके से कवर करना है आपने, आपने वो भी देख लेना है। ये नहीं आप जे एंड के सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको लास्ट में पता चला 4-5 ही नंबर मिलने हैं, उसी पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि हिस्ट्री आपका इकोनॉमी में, जैसे इकोनॉमी में क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी है हमारी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एक तो सैफरॉन है, ठीक है, दूसरा हमारे पास लेवेंडर है, लेवेंडर कल्टीवेशन हो रही है जे एंड के से। लेवेंडर कल्टीवेशन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, लेवेंडर कल्टीवेशन को दूसरा नाम क्या है, ठीक है, ठीक है, इसको बोलते हैं पर्पल रेवोल्यूशन, पर्पल रेवोल्यूशन। सैफरॉन कल्टीवेशन ये होती है पेम्पोर रीजन में, पेम्पोर, तो इंडिया में सैफरॉन की कल्टीवेशन, इसको जीआई टैग में मिला। दूसरी बात ये है कि पेम्पोर जो है, जम्मू कश्मीर इज द सोल प्रोड्यूसर फॉर द सैफरॉन कल्टीवेशन, तो इंपॉर्टेंट है। सैफरॉन का दूसरा नाम है, कल्टीवेशन को बोलते हैं जेस्ट कल्टीवेशन, जेस्ट कल्टीवेशन, तो ये भी नाम पता होना चाहिए कि जेस्ट कल्टीवेशन किसको बोलते हैं, सैफरॉन कल्टीवेशन को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीजें क्लियरली पता हो, इकोनॉमी परस्पेक्टिव से किस तरीके से चीजें पूछ रहे हैं, और हिस्ट्री के परस्पेक्टिव से पूछ रहे हैं। हिस्ट्री में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन कब साइन हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। गुलाब सिंह और हरी सिंह की हिस्ट्री देख लेनी है, ठीक है। और एक हब्बा खतून के बारे में देख लेना है, एक हब्बा खतून जो लेडी थी एक एंशिएंट टाइम में। और एक आपने हिस्ट्री में एक चीज और देखनी है कि जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में एक मार्टन सन टेम्पल है, मार्टन सन टेम्पल, ठीक है, इट इज इन द अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग में है, और किसने इसको कंस्ट्रक्ट किया, वो सारी चीजें देखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रिसेंट में न्यूज में भी रहा है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे दूसरी बात ये है कि जैसे अमरनाथ
अमरनाथ श्राइन केव है। अमरनाथ श्राइन केव है जो है, ये कहाँ पे है? ये भी अनंतनाग में। तो ये देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटा काशी वगैरह जो पूछा जा रहा है, छोटा काशी, ये टेम्पल कहाँ पे है? ये है परमंडल। परमंडल आप जम्मू में अगर आएँगे तो जम्मू से आप आगे जाएँगे बड़ी ब्रह्मणा की तरफ, ठीक है? तो बीच में आता है परमंडल मोड़, ठीक है? तो छोटा काशी उसी साइड है। छोटा काशी परमंडल टेम्पल नाम दिया हुआ है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात इम्पोर्टेंट है, अगर आपको ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो सीधे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, टूरिज़्म डिपार्टमेंट पे, वहाँ पे एक बार देख लें, एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है, तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएँ जे&के की, वहाँ पे सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन दी गई हैं, वो एक बार आप रिन्यू करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ी है। जे&के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो ये क्वेश्चन तो नहीं आने वाला कि 5, 6, 9 और 31 ये क्या डेट है वो दिखा देता हूँ। अगस्त, 6 अगस्त और ये अगस्त और ये 31 अक्टूबर, ये सारे 2019 में हुआ है। जब 2019 आर्टिकल 370 और 35 ए को एब्रोगेट किया गया है। तो ये जब एब्रोगेट किया गया है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया था। तो ये सबसे पहले राज्यसभा में पास हुआ था क्योंकि स्टेट का मसला था, तो राज्यसभा में पहले आया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा में 6 तारीख को गया है, ठीक है? लोकसभा में किसने किया था? हमारे होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। अमित शाह, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। तो ये प्रेसिडेंट ने असेंट दिया था। कोई भी लॉ एक्ट हो तो आपको पता होना चाहिए, जो बिल है वो तभी एक्ट बन सकता है जब आपका लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से असेंट पास हो, ठीक है? तो लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, तो एक्ट तभी बनेगा जब तीनों तीनों जगह से पास हो। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को हमारे पास क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये इफेक्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब हुआ है? स्पेसिफिकली अगर बाकी क्वेश्चन देखें तो वो हो सकता है शेड्यूल के बारे में पूछे, ठीक है? सेक्शन के बारे में पूछे, तो वो भी आपने पढ़ के जाना है। लेकिन ये ओवरऑल व्यू है कि ये इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं छोड़ना है, ठीक है? बाकी शेड्यूल देखने हैं, स्पेसिफिकली कौन से शेड्यूल में क्या दिया गया है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ, एक शेड्यूल आपका इम्पोर्टेंट है, वो है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो एक बार वो देख लेना कि कौन से शेड्यूल में डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी रखा गया, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है? और डिलिमिटेशन कमीशन भी रखा गया था, तो आपको पता होना चाहिए। आप कौन हेड कर रहे थे डिलिमिटेशन कमीशन को, वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, ठीक है? मई 2022 में सबमिट हुई थी वो। तो वो डिलिमिटेशन कमीशन को हेड कौन कर रहे थे उस वो आपने कमेंट करके बताना है, ठीक है? तो ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव इस तरीके से आपने इसको खत्म करना है, 30 नंबर इंपॉर्टेंट है। बाकी जो पर्सपेक्टिव है इसके अलावा अकाउंट का, तो अकाउंट में स्पेसिफिकली अगर आपने थोड़ा बहुत अकाउंट पढ़ा है या जहाँ से भी क्लासेस ली हैं, तो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें बन जाती हैं कि एक तो अकाउंटिंग की इक्वेशन छोड़िए, अकाउंटिंग की मेन टर्म्स होती हैं, जैसे आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? नॉमिनल अकाउंट आ गया, रियल अकाउंट आ गया, ठीक है? और आपका दूसरा पर्सनल अकाउंट आ गया। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन-कौन से अकाउंट कैसे हैं, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? जैसे साहिल परचेज़ आ कार, ठीक है? तो इसमें एसेट कौन-सा है वो देखना आपने, एसेट कौन-सा है, कौन से अकाउंट में जा रहा है, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि अगर अब इसमें देखिए डेबिट साइड कौन-सा आएगा और क्रेडिट साइड कौन-सा है। तो ये मेन एक क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट है कि डेबिट का साइड कौन-सा आएगा, क्रेडिट साइड कौन-सा आएगा। साहिल परचेज़ेज़ अ कार, ठीक है? तो कार किसमें जाएगा? कार इज़ अ एसेट। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉमिनल अकाउंट में है, रियल अकाउंट में है या पर्सनल अकाउंट में है। ये बेसिक जो टर्म्स हैं, ये वाली आपको पता होना चाहिए। इसमें से एक क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? सिंपल, सिंपल एक क्वेश्चन बनने वाला है। तो वो तो एक क्वेश्चन तो हम क्लियरली इंडिकेट कर सकते हैं कि क्लियरली है। तो ये तो आपको सिंपल आना चाहिए। वाउचर पहले आपको ये पता होना चाहिए IMRC, ठीक है? आइडेंटिफाई मेजरमेंट और दूसरा क्या है? जो भी है, ठीक है? आइडेंटिफाई मेजरमेंट रिगार्डिंग, यहाँ से ऊपर क्या होता है? यहाँ से ऊपर क्या वाउचर बनते हैं ना, जर्नल। तो इसके नीचे जो समराइजिंग वगैरह कम्युनिकेटिंग जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, लास्ट में आपके लेजर अकाउंट बनता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लेजर कहाँ से बन रहा है, जर्नल कहाँ से बन रहा है, वाउचर कहाँ पे बन रहा है, लेजर क्या है, जो ये बेसिक डेफिनेशन इनकी लेजर, वाउचर और लेजर की, वाउचर की और इसकी पता होना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो आपने बेसिक फंडा पढ़ के जाना है, ठीक है? आपने पढ़ा होगा लेकिन मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें नहीं छोड़नी है आपने। ये पॉइंट आ गया। कैसे करना है? इक्वेशन सिंपल आपने याद करना है, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस जो भी ये इसका फार्मूला है, तो वो पढ़ के जाना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक क्वेश्चन ये आ गया। पार्टनरशिप अकाउंट स्पेसिफिक पढ़ना है, पार्टनरशिप डीड पढ़ लेनी है आपने, क्या होता है बेसिक डेफिनेशन। लेजर अकाउंट में वो आ गया डेबिट इस साइड, लेफ्ट साइड और
क्रेडिट इस साइड, वो सारी चीजें पढ़ लेनी है। उसके बाद कैश बुक क्या होता है वो पढ़ के जाना है। ट्रायल बैलेंस एंड में होता है स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट वो भी एक बार डेफिनेशन देख लेनी है। प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट देखना है, ये एक टॉपिक है, ये भी देखना है। टैक्सेशन के बारे में देखना है और अकाउंटिंग के बारे में देख लेना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने नहीं भी पढ़े तो अभी पढ़ सकते हैं, अभी 8-9 दिन है। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की टर्म्स पढ़ लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। अकाउंटिंग इक्वेशन देख लेनी है, सिंपल देखनी है भाई, फार्मूले और मेन इनका मतलब क्या है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखनी है। पार्टनरशिप अकाउंट क्या है, सिंपल देखो पार्टनरशिप अकाउंट में आता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। कैश बुक देख लियो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो देख लेना है। लेकिन अगर इसका एमसीक्यू आ जाएगा मैथमेटिकल फॉर्म में तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो उसको लीव कर दीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है 2 या 3 आए ना, तो 30 क्वेश्चन आने हैं, वो स्पेसिफिक स्टैटिक ही आएगा। अगर 3-4 क्वेश्चन अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आएंगे, मतलब हो गया कि वो आपको पूरा डाटा देंगे और उसमें से डेबिट क्रेडिट निकालना है, तो वो अलग बात है। ठीक है, चलिए आगे अकाउंटेंसी के बाद अगर आपका देखें तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं इस पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका गया इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको पता ही है कि मॉडल आपने पढ़ के जाने हैं, आर्टिकल पढ़ के जाने हैं, नाउन प्रोनाउन होमोफोन्स ये रिवीजन करनी है, सिनोनिमस पढ़ के जाने हैं, इडियम फ्रेजेस और प्रीपोजिशन पढ़ के जाने हैं। तो ये तो सबका ही है। फिर स्टैटिस्टिक आप अपने तरीके से देख लीजिए। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट द स्टैटिस्टिक, क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आपके आ गया मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कम से कम अगर आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ ही सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट वाला वो सिंपल फार्मूला है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, सिंपल इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला याद कर लीजिए, 2-2 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, दो नहीं कम से कम 5-5 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर दीजिए। लीनियर इक्वेशन है 10th लेवल का है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये दो कंपोनेंट पढ़ सकते हो आप इजीली है। अगर आपको ये नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, नहीं ये रियल फंक्शन पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मेटालिक डिटर्मिनेंट्स अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर ये कोऑर्डिनेट एंड थ्री डायमेंशनल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और वेक्टर, ये कम से कम ये दो स्टार्टिंग के, और ये पढ़ना है जिन्होंने नहीं पढ़ा है। बाकी जिन्होंने पढ़ा है तो वो तो रिवीजन करनी है उन्होंने सबने, ठीक है सब। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा कम से कम ये 4 टॉपिक पढ़ के जाना। आपके 4 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ना, 10 में से 10 टॉपिक दिए, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपको लेने ही लेने मैथमेटिक्स में, नहीं तो फिर सिलेक्शन में दिक्कत हो जाएगी, 4-5 नंबर से रह जाओगे। ठीक है ना, तो अभी भी टाइम है, ये सिंपल टॉपिक हैं जो पढ़ने हैं। बाकी मैं लिमिट और डेरिवेटिव इसलिए नहीं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, और ये 12th लेवल पे 11th-12th का मैथ है। ठीक है, ये वाले, बट ये तो 10th लेवल का, ये 10th लेवल का, 9th लेवल का, तो ये आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब पे वीडियो देख के। ठीक है, बट ये कम से कम 4-5 टॉपिक तो आपको आने ही चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ सारे आने चाहिए, बट कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने नहीं किया तो कम से कम एक कंपोनेंट जिनका वीक होगा वो दिखना है। इकोनॉमी का सिंपल है, एक तो आपने इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ के जाना है, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे क्वालिटेटिव टूल और क्वांटिटेटिव टूल होते हैं, तो कौन कौन से क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। फिजिकल पॉलिसी में एफआरबीएम एक्ट आता है, एफआरबीएम एक्ट 2003 वाला, तो वो एक बार उसकी फीचर्स पढ़ के जानिए। ठीक है, बाकी आपका आ गया जैसे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और रिकार्डियन थ्योरी, तो रिकार्डियन थ्योरी पढ़ के जाना, स्पेसिफिक लिखा है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, तो वो थोड़ी सी देख लेनी है। फिर आ गया प्राइस अंडर मार्केटिंग, तो ये आपने पढ़ना है, वो जैसे होता है आपका कम्पिटिटिव और दूसरा फेडरल वगैरह, वो सारा वो पढ़ना आपने। इसके बाद आपके आ गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो वो थोड़ा सा देख लेना आपने। नेशनल इनकम में आपने जीडीपी पढ़ लेना है, जीएनपी पढ़ लेना है, क्या अंतर है, और नेशनल इनकम में और क्या चीजें आती हैं वो टर्म सारी पढ़ लेनी है। रोल ऑफ आरबीआई, आरबीआई के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर देना है कि क्या चीजें, कैसी पॉलिसी रहती हैं आरबीआई की। ठीक है, तो आरबीआई में एक चीज और चीज याद करनी है, जैसे अभी 2019 में ये बैंक कुछ उसको वो किया था। ठीक है, पब्लिक पब्लिक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक में उसको मर्ज किया गया था, मर्जर ऑफ द बैंक, तो वो एक बार देख लेना कौन कौन से बैंक मर्ज किए थे, क्योंकि ये जेकेएसएसबी का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, जो मर्जर ऑफ बैंक पे वो हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता है। मर्जर ऑफ बैंक पे आपने देख लेना। जनरल साइंस में आपको स्पेसिफिक जो जो टॉपिक लिखे हैं इस पे रिवाइज करना है। अगर फोकस करें तो विटामिन का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो वो आपने इंपॉर्टेंट है, ये तो सबको आता ही है, तो इसमें कुछ भी नहीं है कि भाई जिसको नहीं आता। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर पूछते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में है या कहाँ पे है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़िए, फूड चेन पढ़िए, और ये टर्म देखिए, इकोसिस्टम टर्म जो है किसने कॉइन की, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने कॉइन की, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो टर्म किसने कॉइन की, इकोलॉजी की टर्म किसने कॉइन की। ठीक है, इस तरीके से आपने ये सारी टर्म्स देख लेनी है। दूसरी आपने देखनी है ओजोन लेयर कब हुई, ये सारी चीजें। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, तो वो इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी एग्जाम्पल देखनी है आपने, एग्जाम्पल पढ़ के जाना है। न्यूट्रिशन में और रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन, इसमें जाइलम और फिलोम पढ़ के जाना है, जाइलम एंड फिलोम,
जाइलम एंड फ्लोएम स्पेसिफिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो देख लीजिए जाइलम एंड फ्लोएम का फंक्शन क्या है, जाइलम का क्या काम है, फ्लोएम का क्या है, ये देखना है फूड को कौन, प्लांट्स में, ये प्लांट्स की बात है, प्लांट्स में जो है वाटर फूड एंड मिनरल्स, प्लांट्स में किस कौन सा टिश्यू कर रहा है, जाइलम कर रहा है या फ्लोएम कर रहा है, वो सिंपल देखना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ जाए जाइलम और फ्लोएम पे तो आप तरीके से देख लें। रेस्पिरेशन में एक एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक होती है एरोबिक एनारोबिक, ठीक है, ये होती है कार्बन ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो देखना एरोबिक और एनारोबिक क्या होती है। बाकी ये मेटल नॉन मेटल तो क्वेश्चन पता ही है आपको। वेरी सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और इसकी एग्जांपल स्पेसिफिक दी है तो एग्जांपल पे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एग्जांपल जो याद करनी इंपॉर्टेंट है कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में, एग्जांपल्स, ओके एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, एग्जांपल्स, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में एग्जांपल कौन सी है और नॉन कन्वेंशनल में, हो सकता है ये डायरेक्टली यही पूछ ले कि ये किस किस की है, ठीक है। और ये यूनिट पढ़ने आपने, इनके सारे के यूनिट, ऐसे यूनिट होते हैं वो पढ़ने, ऐसे यूनिट, ठीक है, न्यूटन लॉ मोशन वो 3 लॉ हैं, वो तो चलो पढ़ना ही है उसमें से आ जाएगा, लेकिन इनके फार्मूले और ऐसे यूनिट देख लेने, ठीक है, बेसिक वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम देखें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में अगर स्पेसिफिकली बोलें तो 9 दिन में जो पढ़ा है ठीक है, लेकिन मैं फोकस करूंगा कि किन चीजों पे आपने ध्यान देना है। सबसे पहले एब्रीविएशन पढ़नी है कंप्यूटर की, ठीक है, एब्रीविएशंस, एब्रीविएशन सारी पढ़ लेनी है, जैसे कि HTML, पीडीएफ की फुल फॉर्म, ठीक है, ASCII, ठीक है, और इस तरह से आपका और भी जो भी वो आता है एक फोटो, PNEG क्या आता है वो, जो भी हम फाइल में सेव करते हैं वो फोटोग्राफी, JPEG कुछ था, क्या था वो, जो भी था, ठीक है, वो जैसे फोटो फाइल करते हैं ना, जैसे MS वर्ड में हम MS वर्ड में कोई फोटो वगैरह सेव करना होता है तो उसके लिए वो क्या आता है, JPEG फॉर्मेट कुछ आता है, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, तब तक आपको मैं बता देता हूँ इनपुट और आउटपुट जो डिवाइस है ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा, उसकी एग्जांपल देखनी है आपने कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में क्या आता है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली, JPEG सही से, JPEG फॉर्मेट, हाँ, JPEG, इसकी फुल फॉर्म देखनी है आपने, JPEG की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, JPEG, EG, ठीक है, तो ये जेपीईजी की फुल फॉर्म जैसे आ गई, ये सारी फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है, एब्रीविएशन ये आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया गया है आपको ये एब्रीविएशंस, ठीक है, और आप जब टारगेट जेक एग्जाम्स ऐप पे देखेंगे जब टेस्ट सीरीज में है, वहां पे आपने देखा होगा एब्रीविएशन अलग से दी गई है, तो अगर आपके पास कंप्यूटर एरिया हाथ की बुक है, ठीक है, या आपके पास कहीं और से भी पढ़ा है, वहां से एब्रीविएशन तो सबने पढ़ाई होगी ना, तो एब्रीविएशंस वहां से पढ़नी है, वो कर लेनी है सारी, हमने ऐप पे स्पेसिफिक अगर एब्रीविएशन में क्वेश्चन पूछा तो सारी ही एब्रीविएशन हर एक क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, सारी एब्रीविएशन आपने पढ़ लेनी है, उसमें से एक दो क्वेश्चन आएगा, इनपुट आउट डिवाइसेस पढ़ लेनी है, कौन कौन सी डिवाइसेस है एग्जांपल्स देखनी है, ठीक है, वो पढ़ लेनी है। ये कीज के बारे में, तो कीज अगर आपको आ गया ठीक है, नहीं आया तो तब भी कोई बात नहीं, पीडीएफ इंटरनेट ईमेल के बारे में पढ़िए, वायरस एंटीवायरस वो इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल देखिए, सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है इन द सॉफ्टवेयर वो देख लेना है, ठीक है, और फिल्मवेयर और ह्यूमनवेयर ये थोड़ा सा देखना है, और एक आपने देखना है जो अपना जनरेशन है कंप्यूटर की, तो जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वो देखना इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, और ये था ओवरऑल सिलेबस कि आपको इस समय क्या क्या चीजें छोड़नी नहीं है, ठीक है, बाकी आपने जैसे पढ़ा है अभी इस टाइम में आपने क्या करना है, रिवीजन करनी है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, लास्ट 9 डेज बचे हैं, ठीक है, अभी क्या है 9 डेज भी कहा, 28 को एग्जाम है, 19 हो गया, 8 ही दिन बचे हैं, 8 ही दिन कहाँ, 7 ही दिन, प्रैक्टिकली 7 ही दिन बचे हैं, तो आपने अभी रिवीजन करना है, कोई भी मॉक टेस्ट नहीं देना है, मॉक टेस्ट अभी बंद कर देने हैं, ठीक है, अभी रिवीजन करनी है अपने जो भी सब्जेक्ट है, पर डे पर सब्जेक्ट करना है, एक दिन में पर डे पर सब्जेक्ट की रिवीजन होनी चाहिए, तभी जाके आपका काम हो सकता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कल आपने मैथ उठाया, परसों आप स्टैटिस्टिक खत्म कर लीजिए, फिर आप अकाउंट एक दिन में खत्म कर लीजिए, प्रैक्टिकली जो चीजें हैं पूरा सिलेबस खत्म करना है, जो चीजें रह जाती है वो रह जाती हैं, बट ये है कि जो आपने पहले से किया हुआ है उसको तो कम से कम रिवाइज करके जाएं, ठीक है, और फिर आपने जैसे फॉर एग्जांपल जीके पढ़ना है तो जीके पढ़ लीजिए, उसके अगले दिन बाकी वाला कंप्यूटर पढ़ लीजिए,
एक दिन इंग्लिश पढ़ लीजिए। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो टोटल 6 दिन 7 दिन ही जो बचे हैं तो वो पर डे के हिसाब से चल सकता है। एक दिन में मैथ, एक दिन में स्टैटिस्टिक, एक दिन में अकाउंट, एक दिन में जीके, एक दिन में कंप्यूटर, एक दिन में इंग्लिश। इस तरह से आपका सिलेबस खत्म हो सकता है। मॉक टेस्ट आपने कोई भी नहीं देना है, जो आपने पहले के दिए हैं उनको ही देख लीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी कोई भी प्रैक्टिकली रिवीजन करनी इंपॉर्टेंट है, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है और सिलेबस अपने पास रख के आपने देखना है कि कौन-कौन से टॉपिक मेरे कंप्लीट है। जो रह जाते हैं, जैसे एक दिन में मैथ पढ़ लिया, जो पढ़ा ठीक है, एक दिन में जितने कंपोनेंट हुए ठीक है, जो रह जाता है उसको छोड़ दीजिएगा। स्टैटिस्टिक पढ़ लीजिए, अगर स्टैटिस्टिक में आपको टाइम बच जाता है 1-2 घंटे तो उस टाइम में ये 2 कंपोनेंट आप आगे वाले में कवर कर सकते हैं। उस तरीके से आपने करना है। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड इन एडवांस हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भारत माता की जय, जय हिंद।